अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़िर आज ऐसा कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मामला जो चल रहा है उसी में जो है एक स्टॉलमेट है। और आगे क्या होता है, दोनों फरीक फैसला क्या करते हैं, इसी का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन जंग में भी 3-4 रोज पहले बहुत बड़ा हमला हुआ था, और समझिए कि 14 के करीब लोग हिलाक हो गए थे, 27 से ज़्यादा लोग जो जख्मी हो गए थे। और कल जो है रशिया ने एक हमला किया है, उसमें एक की हिलाकत हुई है। और एक वीडियो वायरल हो गई है रशिया से। उसका एक ड्रोन था जो सब्जी बेचने वाले का पीछा कर रहा था। उसके वजह से बहुत बदनामी हो रही है रशिया की, और यूरोप वाले कर भी रहे हैं जानबूझ करके कि देखो रशिया जो है वो सिविलियन को किस तरह परेशान कर रहा है यूक्रेन में। अब यह है कि यूक्रेन जंग में तो कभी कभी बहुत अच्छा कारनामा दिखा देता है। ऐसा लगता है कि ड्रोन रोकने की भी सलाहियत है, और ऐसा ड्रोन भी है जो मारने की भी सलाहियत है। लेकिन फिर जब ठंडी आ जाती है तो उसके लिए फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो अब ये फिर जो है ठंडी आने वाली है, तो यूक्रेन के लिए ये ठंडी निकालना थोड़ा फिर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब बाहर से उतनी मदद भी नहीं मिल पा रही है। और आप जानते हैं कि रशिया जो है वो मारता कम है, सताता ज़्यादा है। तो वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को तबाह ज़्यादा करता है, आदमी को नुकसान कम पहुंचाता है। लेकिन ठंडी में जानते हैं एनर्जी की ज़रूरत रहती है, यूरोप वगैरह में वहाँ पर घर को गर्म करने के लिए हीटर की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो उसी सारी चीज़ों को जो है बर्बाद कर रहा है। तो यूक्रेन वाले जो है ये ठंडी फिर मुश्किल से निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है डिबेट का टॉपिक बना हुआ है कि यह यूक्रेन ठीक है, फ्रंट लाइन पे तो अच्छा मतलब टक्कर दे रहा है, रशिया के अंदर भी जाकर के जो हमला कर दे रहा है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन ये जो ठंडी की मार है वो 4 साल से तो बर्दाश्त कर ले रहा है, तो क्या ये इस साल भी बर्दाश्त कर लेगा? लोग बर्दाश्त करने का मतलब यह है कि लोगों के जो है सब्र का पैमाना लबरेज तो नहीं हो जाएगा, लोग सड़कों पे तो नहीं आ जाएंगे। ये मसला है। और रशिया में तो समझिए कि पुतिन की पकड़ मजबूत है, लेकिन कभी भी किसी भी के खिलाफ जो है हालात पलट सकते हैं। तो रशिया भी समझ जाइए कि खास तौर से पुतिन जो है वो कोई ऐसा नहीं कि सेफ जोन में बैठा हुआ है, वो भी हर तरह से कंट्रोल किए हुआ है। लेकिन मामला कभी भी हाथ से निकलना शुरू हो जाता है, और एक मर्तबा निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो जो है संभाल नहीं पाएगा। तो पुतिन को भी नींद नहीं आ रही होगी, वो चैन की नींद नहीं सो रहा होगा। कैसे आप ही देखिए कि इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर की तूती बोलती थी, ऐसा लग रहा था कि पूरे को जो है स्वीप कर जाएगा। खासतौर से कलकत्ता जीतने के बाद किस तरह से जो है अपोजिशन लीडरों को जो है सताना शुरू किया था, ममता बनर्जी के भतीजे को जो है किस तरह मारना पीटना, ये सारी चीजें, एक दूसरे को पार्टी को तोड़ना, सांसद को खरीदना, ये वो। लेकिन अभी हालत देखिए, जेंजियों से परेशान हो गए। तो इस तरह से कभी भी हालात बदल सकते हैं। यानी 10 रोज पहले कुछ और हालात रहते हैं, 10 रोज बाद कुछ और हो जाते हैं। तो पुतिन के खिलाफ तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है। इसी तरह जेलेंस्की भी डर रहा है कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन कब तक साथ देंगे? इधर मामला यह है कि इसराइल ईरान में जहां अमेरिका भरपूर जो इसराइल का साथ देता है, तो उसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि समझ जाइए कि जैसे जो है यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया वगैरह को काउंटर करने के लिए, और पूरी फंडिंग वगैरह पूरे मदद वगैरह जो है यूरोप और अमेरिका कर रहा है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भी मकासद हल होंगे और हमारे भी जो है मकासद पूरे होंगे। इसी तरह समझिए कि इधर जो है ईरान है।
इधर ईरान जो है ये समझिए कि एक लिहाज से जो है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस सब का जो है एक जो है फ्रंट लाइनर बन गया है। ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है और ये सब पीछे से मदद करने के लिए तैयार है। अब ये दोनों फिर जो है वो अलाइन हो जाएंगे, ये एक ब्लॉक बन जाएगा और ये एक ब्लॉक बन जाएगा, और समझिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इस तरह शुरू हो सकती है। बकिया अभी तो समझिए कि ईरान जो है बेहतर पोजीशन में है और मजबूती से जंग लड़ रहा है, और समझ जाइए कि जो सर पे कफर बांध लेते हैं और जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर जो है उनको हराना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ऐस सिर्फ ईरान को ईरान के लेवल से देखेंगे तो समझ जाइए कि काफ़ी जो है पॉजिटिव है उसके लिए ये पूरे जो एपिसोड चल रहा है, यानी जंग की सूरत हाल जो है अमेरिका की, इसराइल की। और बार बार खबरें आ रही है कि अमेरिका के पास जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ख़त्म हो गया है, अटैक करने वाले भी मिसाइल नहीं है, डिफेंस करने वाले भी मिसाइल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन खबर आ रही है तो तरदीद करने के भी हमारे पास कोई जो है दलील नहीं है, बस हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मसला ये नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है कई महीने से समझिए कि इक्का दुक्का हमला हो रहा है, तो उसमें जो है वो प्रोडक्शन जो है, अगर ईरान जो है प्रोडक्शन कर सकता है और अपने मिसाइल स्टॉक पाइल को भर सकता है, तो अमेरिका क्यों नहीं भरता? अमेरिका के पास तो पूरी इंडस्ट्री ही इसी चीज़ की है। तो ईरान जो है हर तरफ जो है मिसाइल मारता है, ड्रोन मारता है। समझ जाइए कि उसने इसराइल पे मारा, जॉर्डन पे मारा, इराक पे मारा, कुवैत पे मारा, बहरीन पे मारा, सऊदी पे मारा, यूएई पे मारा, हर जगह। और उसका स्टॉक पाइल जो है फिर दोबारा जो है उसने फुल कर लिया, तो फिर अमेरिका नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसी बातें नहीं है। मेन मसला ये है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो मिड टर्म जो इलेक्शन है उसका मामला है। नवंबर में जो इलेक्शन है, और समझिए कि यहाँ पे इसराइल में जो अक्टूबर में इलेक्शन। अब अभी तक जो है 28 फरवरी से लेकर के अभी तक जो भी मामला 5 महीने में हुआ है, तो वो समझिए कि इसराइल और अमेरिका के फेवर में नहीं किया है। अब इसी सूरत हाल को लेकर के अगर वो इलेक्शन में जाता है, तो दोनों पे जो है एक लिहाज से जो है हार का दाग है, कि यानी ईरान को हरा नहीं पाए तो इसके मतलब तुम हार गए। अब दोनों मिल करके हरा नहीं पाए, यानी न वहाँ के जो 1 इंच ज़मीन कब्जा कर पाए, न रजीम चेंज कर पाए, ना हौसला ही तोड़ पाए। सब लोग लड़ने में मिटने के लिए तैयार हैं। तो इस लिहाज से इन लोगों के पास जो है कोई ये नहीं है, फखर वाली बात नहीं है। तो ये इलेक्शन में इनके लिए बड़ी मुसीबत होगी, और आप देखिएगा कि जो है अप्रूवल रेटिंग जो है गिरती चली जा रही है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के तो 35% पे आ गया अप्रूवल। अब ये करे क्या? मामला यह है कि अमेरिका अगर ज़्यादा एस्केलेट करता है, तो भी ईरान जो है इतना बड़ा मुल्क है कि ये हार जीत तो कम से कम 5-10 साल बाद तय होंगे। तो उतना टाइम तो है नहीं, यानी अगर एस्केलेट कर देते हैं तब तो और तेजी से तज्जिया जो है मतलब इसी पे होने लगेगा। इसके वजह से वो एस्केलेशन से बचना चाह रहा है और सोच रहा है कि किसी तरह से फेस सीविंग हो जाए और हम जंग से निकल जाएं। क्योंकि अगर जंग लड़ेंगे तो अब वो जो है वैसी जंग नहीं होगी जैसे वेनेजुला में जो उठा ही के लेकर के आ गए। यानी जंग होगी, फिर वियतनाम जैसे जंग होगी, फिर जो है अफगानिस्तान जैसी जंग होगी। फिर ये पेन कौन बर्दाश्त करता है? और ये जंग जो है फिर समझ जाइए कि मिलिट्री जंग से ज़्यादा जो है इसका हार जीत का फैसला होगा इकोनॉमिकल फ्रंट पे। ईरान भी वैसा ही मंसूबा बनाया है कि अमेरिका को जो है मिलिट्री में नहीं हरा सकते, लेकिन इकोनॉमिकल हरा सकते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि इस वॉर की कॉस्ट को इतना हाई कर दिया जाए कि अमेरिका बर्दाश्त न कर पाए। और अब समझिए कि अमेरिका भी यही समझ रहा है कि ईरान को जो है मिलिट्री के ज़रिए से जो है डैमेज नहीं किया जा सकता।
और वहाँ के सपोर्टरों को वहाँ के रिजीम से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब यह है कि इकोनॉमिकल स्लो पेन दे करके ही जो है फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जो है ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रख दिया है, तो ये अमेरिका भी ब्लॉक करके रख दिया है। अब अमेरिका के पास भी जो है इकोनॉमिकल तो स्ट्रांगनेस है कि वो जो है बर्दाश्त कर सकता है। ईरान जो है इकोनॉमिकल जो है थ्रेट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ईरान जो है वो एस्केलेट चाह रहा है। स्लो मोशन में जो वॉर नहीं चाह रहा, स्लो मोशन में वॉर जो है वो अमेरिका को सूट करता है। उससे जो है टाइम भी गेन कर पाएगा नवंबर तक के लिए, और फिर स्लो मोशन में जो है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट जो है वो ईरान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ईरान चाहता है कि नहीं, ये डू एंड डाई हो, या तो जो है जंग ख़त्म करो या फिर जंग लड़ो। जंग क्यों लड़ो, उससे तबाही होगी, हमारी भी होगी, तुम्हारी भी होगी, ठीक है, लेकिन उससे वॉर कॉस्ट जो है वो 20 गुना बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा जब वॉर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर अमेरिकन सिटीजन को महसूस होना शुरू होगा। और जब महसूस होगा तो वो ज़्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है जंग के लिए तैयार नहीं है। और हमें भी तकलीफ होगी, लेकिन हमारी पब्लिक जंग के लिए तैयार है। जंग के तैयार है मतलब जंग का पिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो अभी जो है समझ जाइए कि डिप्लोमेसी को जो है चांस दिया गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि बात हमारी चल रही है ईरान से, और ईरान कह रहा है हमारी बात ही नहीं हो रही। तो बात वही है कि वो ओमान से बात हो रही है, और ईरान का तो कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने की बात नहीं हो रही है। हम लोगों की दोनों की बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंट्रोल करने की। लेकिन ये भी है कि ओमान जो है वो अमेरिका के दबाव में जो है वो टेबल पे समझे कि सारे निगोसिएशन के पॉइंट जो है वो अमेरिका ही के रख रहे होंगे। इसीलिए अमेरिका ने धमकी भी दिया है कि आपसे अच्छे ताल्लुकात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है बैटिंग करेंगे अमेरिका की तरफ से। तो इस लिहाज से जो है कल तो समझिए कि वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्कॉट बेसन, उसने कहा था बस वायदा होने ही वाला है, एक दो दिन की बात है, आज या कल ऐलान हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान मानेगा या मानना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई मरतबा मुआहदा वगैरह कर चुका। तो इस तरह मुआहदा की तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उसको तो खुद याद भी नहीं है कि मैं कल क्या बयान दिया था, परसों क्या बयान दिया था। तो डिसाइसिव विक्ट्री के बगैर जो है अगर कोई मुआहदा होता है तो वो समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस मुआहदे पर टिकने वाला नहीं। हाँ, कोई बड़ी चोट लग जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, बड़ा झटका लगे अमेरिका को, और उसके बाद जब मसाला हल करे तो वो समझे कि 5-10 साल के लिए काम करेगा। वरना तो ये समझे कि अभी कोई भी नॉर्मल अंदाज में अगर मसाले हल कर भी लेता है तो नवंबर के बाद फिर वो फेंक देगा मायदे, उसके कॉल फेल की कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये तो समझिए कि ईरान वाले भी समझ रहे होंगे। तो इस लिहाज से समझिए कि अगर सिर्फ ईरान की नज़र से देखें तो समझिए कि ईरान का अपर हैंड है। इधर जो है समझिए कि हौसियों ने भी जो है मामला गर्म करके रखा है। एक इंडियन फ्लैग शिप भी जो है वो डूब गया है, लेकिन उसमें जितने भी अमला थे वो सब बच गए हैं। इसकी वजह से इंडिया ने कंडेम भी किया है। और समझिए कि हौसियों का सऊदी अरब का मामला जो है गर्म होता चला जा रहा है। पुरसी पुरसी खबर तो ये भी है कि दुबई पे भी हमला हुआ है, लेकिन मैं अल जजीरा वगैरह में नहीं देखा कहीं पे। लेकिन अब आगे चल के तस्दीक भी हो सकती है या तरदीद भी हो सकती है। तो ईरान तो समझिए कि थोड़े से बेहतर पोजीशन में है, और इसराइल तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि खामोश हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दिया होगा कि पहले हमें जो है समझ ले दो, उसके बाद जो है ज़्यादा बोलना, वरना जो है तुम्हारे लिए भी मुसीबत, हमारे लिए भी मुसीबत रहेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि आखिरी चांस है, आखिरी चांस है, और अगर नहीं माने तो फिर जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब तो धमकी तो उसके बच्चे भी नहीं सुनते, तो दुनिया क्या सुनेगी। तो ईरान के लिए तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि दो ही चीज़ का खतरा हो सकता है।
एक तो ये है कि ये सारे को कन्विंस कर ले, अमेरिका वगैरह, इसराइल, और सब लोग मिल करके जो है ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे तो ईरान के लिए मुसीबत हो जाएगी। जब तक ईरान के डर से ये लोग दुबके हुए हैं तब तक तो ईरान के लिए बल्ले बल्ले है। अब दूसरे नंबर पर यह है कि अमेरिका के पास तो एक वो है मामला कि जो है वो जो खतरनाक हथियार है उसको इस्तेमाल ना कर दे। एक न्यूक्लियर वेपन के लिए तो इसीलिए ने लोग जान देते रहते हैं कि आखिरी में जो है मतलब वही मामला रहता है। या फिर वो ये कहता है कि यहाँ पर जो है क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सारे को तबाह कर देंगे। अब ईरान बदले में कहता है कि हम तुम्हारे जो है इलाके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। तो उससे तो मैन जो है अमेरिका को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसराइल को फर्क पड़ेगा। यहाँ भी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान होगा, यहाँ भी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान होगा। तो इस सिचुएशन में तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि ऐसी नौबत ना आए और कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। और लेकिन अगर जो है ब्रॉड नज़रिए से देखें, उम्मत मुस्लिमा के नज़रिए से, अलकुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, और फिर उसके अगेंस्ट में मुसलमान, तो फिर आप देखेंगे कि ईरान जीत नहीं रहा है बल्कि जो है इसराइल जीत रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कब्जा होता चला जा रहा है तो फिर गजा पे जो है इसराइल का कब्जा होता चला जा रहा है। तो इस लिहाज से तो यहाँ तो समझिए कि हो रहे हैं और यहाँ कुछ पा रहे हैं। तो इस लिहाज से तो नुकसान देखने को इसराइल का फ़ायदा नज़र आ रहा है। पूरा फ़लस्तीन वो हड़पने जा रहा है, पूरा गजा, पूरा वेस्ट बैंक, मस्जिद अक्सा, ये सारी चीज़ें। उसके लिए तो उम्मत मुस्लिमा में कोई लाहे अमल नज़र ही नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इसराइल जो है ये पूरे फ़लस्तीन को कब्ज़ा कर लेगा और ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा पर कर लेगा। तो उम्मत के लिहाज से तो नुकसान ही देखने को मिल रहा है। बाकी ईरान अपने जो है इंडिविजुअल लिहाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा हो जाता है तो उसके लिए एक लिहाज से हमेशा के लिए सेफ्टी भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये जियो पॉलिटिक्स का, जोग्राफी ज़्यादा अहम हो गया है। तो अब आप देख लीजिए कि समझिए कि हौसी कितने करीब है लेकिन अमेरिका भी नहीं हरा पाया उसको। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोकेशन पे है जोग्राफी के लिहाज से कि वो पावरफुल हो जा रहा। तो इस लिहाज से जो है जियो पॉलिटिक्स, जोग्राफी अब जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, कारोबार फैल गए हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो अब वो रास्ते जो है सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो ये देखिए सूरत हाल क्या है, और यही वेट एंड वॉच चल रहा है कि ईरान क्या जवाब देता है, इन लोगों का क्या फाइनल होता है। ये देखिए कल जो है आई वांटेड टू हग व्हाट यूर रिमाइंड गाजा फैमिली 3 year वेट फॉर 112 लोगों को एक साथ ये लोग दफनाए हैं, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे और किसी तरह उनको निकाला गया। 3 साल बाद उनकी बॉडी मिली। तो सबको जमा करके कल जो है उनको इज्तिमाई जो है उनके तदफीन का बुलाया। तो कब्जा के दुख दर्द बयान करने के लिए या सुनने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। ये देखिए मार्को रूबियो भी कह रहा है यूएस सेज डील ऑन रीओपनिंग हॉर्मुज क्लोज एज ईरान, ओमान होल्ड पॉजिटिव टॉक्स। लेकिन ये कह रहा है कि रीओपनिंग और हुर्मुज दोबारा खुलने के लिए जो है डील करी। ईरान का कहना यह है कि हुर्मुज पे कंट्रोल के लिए हमारी बात हो रही है, तो ओमान और हम दोनों मिल करके जो है कंट्रोल करेंगे। ये देखिए मैं रशिया के बारे में बताया था, रशियन मिसाइल अटैक्स किल्स 14, इंजोर्ड 27 यूक्रेन की रीजन। ये लेकिन 2-3 दिन की पहले की बात है, लेकिन कल जो है ये हुआ। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रीओपन हॉर्मुज रैंप अप एज ईरान यूएस सिग्नल प्रोग्रेस। तो दोनों तरफ से सिग्नल आ रहा है कि प्रोग्रेस है लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ। Diplomatic effort to reopen Strait of Hormuz ramp up with Iran saying talks with Oman are proceeding positively। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव है। तो अब ये अमेरिका क्यों क्लेम कर रहा कि मेरी बात हो रही है, वो ओमान ही के बेस पे कह रहा है, क्योंकि ओमान जो है वो हमारी बैटिंग कर रहा है क्लास।
US Secretary of State Marco Rubio also reports progress in the talks on the state, while Treasury Secretary Scott Bessent suggests an agreement could be possible as early as today or tomorrow. कल ही उसने बयान दिया था, तो हो सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर ये ऐलान हो जाए। और कुछ पॉजिटिव हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेल वगैरह की भी कीमत में बहुत कमी आ रही है, तो इससे हो सकता है। Palestinian in Gaza have held funeral for 112 people from the Abu Sharia। तो ये देखिए 112 लोगों को। ये देखिए, एन इंडियन कमर्शियल शिप्स हैव कम अंडर अटैक इन द रेड सी नियर यमन with all 14 crew rescued by the Yemeni Coast Guard। तो ये मामला होगा। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर की हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता है, और हर तरफ से परेशानी जो है उनको हो गई है। और इतनी परेशानी है कि समझिए कि अमित शाह हो या प्राइम मिनिस्टर हो, अभी तक संसद नहीं जा पा रहे, या संसद में जो समझिए कि पार्लियामेंट में जो बहस होती है वहां नहीं जा पा रहे हैं, और अपोजिशन का जो है फेस नहीं कर पा रहे हैं। अब अमित शाह जो है क्यों अवॉइड कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है। वो लगता है कि वो उसको कि अगर जैसे ही जाएंगे तो कहीं उसके रिजिग्नेशन ही का जो है मुद्दा ना उठ जाए, और एक मरतबा उठ जाए तो वो दिल्ली में जो है लाठी जो चार्ज कर दिया था 20 तारीख को, वो वाकई में बहुत खतरनाक था, दिल दहलाने वाला था। तो वो तो मतलब जो है जिनसी तो माफ नहीं करेंगे। जेंजी समझ जाइए कि 14 साल से लेकर के 29 साल की उम्र में जो लोग हैं वो उसको जेंजी बोलते हैं। फिर 14 साल से नीचे जो है वो समझिए कि अल्फा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए परेशानी है कि हालात जो है, जो मेरे जो धाक है वो धाक खत्म हो गए जेंजी की। और जेंजी मतलब मामूली मत समझिए कि लड़के फड़के नहीं है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जेंजी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि जो है श्रीलंका में उलट दिए, बांग्लादेश में उलट दिए, और जो है नेपाल में उलट दिए। ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि आज शेख हसीना जो है खिताब करने वाली है ऑनलाइन दिल्ली से बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा भी इंडिया को कि जो है आपकी ज़मीन जो है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, उन लोगों का एक मीडिया का प्रोग्राम है, उसमें जो है वो ऑनलाइन खिताब करेंगे, हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे। लेकिन ये देखिए कि फर्स्ट मर्तबा वो जो कुछ बोलेगी, देखिए क्या बोलेगी। क्या बात चल रही थी, हाँ, जेंसी की। तो जेंसी के बारे में जो है आमतौर से ये रहते हैं कि वो लड़के फड़के हैं, और वो उन्होंने जो है मतलब गवर्नमेंट को हिला दिया, गवर्नमेंट को हिला दिया। तो ये बात समझ लीजिए कि जेंजी का मतलब क्या है। जेंजी का मतलब ये है, आज के दौर में, पहले ज़माने में क्या होता था कि घर के जो गार्जियन जो है वो होते थे बड़े बुजुर्ग, बाप दादा, और वो घर के ओपिनियन मेकर भी होते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते थे। अभी मामला जो है बदल गया है। अभी जो है बड़े बूढ़े जो हैं फादर, वो सिर्फ फाइनेंसर बन के रह गए। कमाई उनके हाथ में है और खर्च उनके हाथ में है। बकिया जो है नॉलेज और ओपिनियन मेकर, वो जिनसी के हाथ में आ गया है, ये 14 साल से लेकर के 28-29 साल। क्योंकि ये लड़के पढ़ने वाले हैं, इनके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो ये वेल इन्फॉर्म्ड हैं पूरी दुनिया से। अब पूरी दुनिया से ये कनेक्ट हैं। अब बाप के पास कितना भी नॉलेज है तो बेटा फौरन ला के दिखा देता है। अब्बू देखिए फला मौलाना तो ये कह रहे थे, फला मौलाना तो ये कह रहे थे, फला मौलाना तो ये कह रहे थे। अब पूरी दुनिया के मौलाना को जो है एक क्लिक पे ला कर रख देता है, तो बाप खिल जाता है। तो इस तरह से समझ जाइए कि जेंजी के जो है वो घर में मुकाम बढ़ गया है। और दुनिया में जानते हैं कि इल्म की ही हैबत रहती है, इल्म की ही इजारादारी है, इल्म की ही ताकत है। तो वो जो है इल्म में जो है बाप से बेटा आगे निकल गया है सोशल मीडिया की बरकत की वजह से। बाप तो समझ जाइए कि ऐप समझता है सोशल मीडिया को, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन तक इस्तेमाल कर रहा है, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। वो अभी भी टीवी लगा के देखता है या पेपर पढ़ता है। लेकिन जेंजी जो है वो समझिए कि रील भी देखता है और वेल इन्फॉर्म भी रहता है।
तो वो समझे कि घर में ओपिनियन वाले बन गए, तो फौरन घर वाले को कन्विंस कर लेते हैं, माँ को, बहन को, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अब्बू को कुछ मालूम नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ गई, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, अब दलील रख देता है ला करके स्क्रीन पे, तो फिर लोग उसके साथ हो जाते हैं। जिसके वजह से वो ताकत हो गई कि अगर जेंजी मैदान में आ रहा है तो पूरा घर उसके साथ आ जा रहा। जैसे पहले कैसे जो है, अगर कोई झगड़े में बाप इन्वॉल्व हो गया तो सारे बेटे का इन्वॉल्व होना ही होना है, फिर जो है लड़ाई बड़ी हो जाती थी, तो लोग, बड़े बड़े लोग जो है आपस में लड़ने से डरते थे, भाई हमारी लड़ाई हो गई नहीं तो फिर पूरा खानदान ही लड़ने लगा। तो अभी जेंजी के हाथ में पूरा घर आ गया है, ओपिनियन के लिहाज से कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट वाली जो लड़ाई है, ये तो क्या आइडियोलॉजिकल लड़ाई है ना, कि बीजेपी सही कर रही है या गलत कर रही है, पेपर लीक सही से हुकूमत चला रही है नहीं चला रही है, तो अब इसमें ओपिनियन कौन बनाएगा? तो ओपिनियन जो है वो जेंजी बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो इस वजह से जेंजी के पास ताकत बहुत आ गई है, मतलब ट्रिपल ताकत हो गई। और वो जो है पैसा ना होने के बावजूद घर पे जो है उन्हीं के जो है हुक्मरानी चल रही है। बल्कि आप तो समझ जाइए कि पूरी दुनिया ही टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है। तो घर में कौन सा सामान आएगा नहीं आएगा, फ्रिज किस कंपनी की होगी, एलसीडी किस कंपनी की, वॉशिंग मशीन किस कंपनी की, बाप भी कहता है बेटे को, बेटा ऐसा खोजो तो देखो तो कौन सा अच्छा रहेगा, फैन कौन सा अच्छा रहेगा, एसी कौन सा अच्छा रहेगा, लैपटॉप कौन सा अच्छा रहेगा, गाड़ी कौन सी अच्छी रहेगी, तो बेटा ही खोज के देता, अबू ये नहीं ये लीजिए, वो नहीं वो लीजिए, ये नहीं वो लीजिए, क्योंकि हर चीज में ही नयापन आ गया है, इनोवेशन आ गया। तो इस लिहाज से जेंजी का मतलब गार्जियन हो गए। तो अब ये गार्जियन अगर जो है मैदान में आ जाए, लाठी खाए, तो फिर तो पूरा घर आ जाता है। इसके वजह से 20 तारीख को अगर डंडा पड़ गया तो फिर देखिए कि किस तरह पूरा खानदान जो है सड़कों पर आ गया और कैसे मामला बिगड़ गया, और जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जैसे CANRC टाइप का हो गया था। तो CANRC में तो कहीं लोग वायलेंट नहीं हुए, यहाँ तो ये लोग वायलेंट भी हो गए थे। तो इसके वजह से जो है वो समझे कि प्राइम मिनिस्टर घबराए हुए हैं कि एक मरतबा इमेज अगर खराब हो गई तो फिर बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए अभी क्या होता है, ये समझिए 1-2 महीना बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। और केजरीवाल भी जो है मुद्दा ले लिया इथेनॉल वाला, तो लगता है कि नितिन गडकरी का भी इस्तीफा ले ही करेगा। और इस तरह से जो है खाली बॉटल का ढक्कन खुल गया तो फिर जो है वो शरबत गिरना शुरू हो। तो ये समझ जाइए कि गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अब इससे शर में से खैर निकलता है या शर में से मजीद शर हो जाता है, ये गॉड नोज विल। और ये भी जो है कि प्रोटेस्ट के वजह से जो ये मामला हो रहा है, ये प्रोटेस्ट वो भी अपोजिशन की प्रोटेस्ट नहीं, जेंजी की प्रोटेस्ट है, जिसके वजह से गवर्नमेंट के पास जो है इमरजेंसी का भी ऑप्शन कम हो गया, कि ये जेंजी का माइंडसेट अलग रहता है, ये समझ जितना इसको दबाओगे उसका जो है बाउंस बैक करता है। तो ये इमरजेंसी भी लगा देते, इमरजेंसी की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते, तो फिर तो समझे कि श्रीलंका और ये बांग्लादेश वाले हालत ना हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में है, गहरे से आप देखिए जाकर के, बहुत ज़्यादा पैनिक में। अब वो मैनेज कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन पैनिक में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। पाकिस्तान में POK में जो है बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा लोगों पे जुल्म हो रहा है। अब यह है कि मीडिया ब्लैकआउट है वहाँ पे, अल जजीरा को जब ब्लैकआउट कर दिया गया तो किसको, तब क्या सूरत हाल है नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मीडिया ही को ब्लॉक कर दिया गया हो तो फिर गवर्नमेंट के क्या अज़ाइम है या गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, आप अंदाज़ा कीजिए बस। आप उस अंदाज़ा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो पहले वो लोग चिल्लाते थे कि इंडिया में जो है कश्मीर में ये हो रहा है, अब इंडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान में कश्मीर में ये हो रहा है। अल्लाह ताला सबको जो है सद्बुद्धि अता करे और समझ अता करे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।